हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आज की वीडियो में हम पैरासमरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसे कैसे सॉल्व और अप्रोच करें सो दैट हमें मिनिमम टाइम लगे और मैक्सिमम एक्यूरेसी रहे। तो पैरासमरी सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि मेन आइडिया क्या है। इससे क्या होगा कि जब ऑप्शंस पे आएंगे ना तो आपको पता रहेगा कि आप ऑप्शन में ढूंढ क्या रहे हैं, कौन से एलिमेंट या कौन से टॉपिक आप ऑप्शन में चाहते हैं। सेकंड जो है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन का। सपोज आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई नया वर्ड या कोई नया टॉपिक ऐसा ऐड हो रहा है जो कि पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं है, तो वो ऑप्शन आपका वही एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड जो है वो ये है कि अगर आपका मेन आइडिया है और उसमें दो टॉपिक्स हैं और जो हमारा ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक की बात हो रही है और दूसरे टॉपिक की बात ही नहीं है, तो वो ऑप्शन भी हमारा वही, वो समरी भी हमारी वहीं की वहीं एलिमिनेट हो जाती है। इसका रीजन ये है कि जब हम पैराग्राफ की समरी ढूंढ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पैराग्राफ की हमें क्रक्स मिले। ऐसे में अगर समरी में आधी चीज होगी और आधी नहीं होगी तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ को और उसके बाद सॉल्व करेंगे। Production and legitimation of scientific knowledge can be approached from a number of perspectives. अब ऑथर यहाँ बात कर रहा है कि साइंटिफिक नॉलेज की प्रोडक्शन को हम बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर सकते हैं। To study knowledge production from the sociology or professions perspective would mean a focus on the institutionalization of a body of knowledge. The professions approach informed earlier research in managerial occupation, business schools and management knowledge. तो ऑथर जो कह रहा था कि हम बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे समझ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अब वो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव को बात कर रहा है और उसी के ऊपर बाकी का पैराग्राफ बेस्ड है। So it however tends to reify institutional power structures in its understanding of the links between knowledge and authority. तो ये पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ये नॉलेज और अथॉरिटी का बीच का जो लिंक है उसे समझने की कोशिश करता है। Knowledge production is restricted in this perspective to the selected members of the professional community, most notably to the university faculties and professional colleges. अब इस पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है कि जो नॉलेज है वो कुछ मेंबर्स तक ही लिमिटेड है, जैसे कि यूनिवर्सिटी फैकल्टीज या प्रोफेशनल कॉलेजेस। Now, power is understood as a negative mechanism which prevents the non-professional actors from offering their ideas and information as legitimate knowledge. So, अब यहाँ तक जो इस लाइन में बात हुई थी उसी का आगे एक्सप्लेनेशन उसने नेक्स्ट लाइन में किया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ये है that the study of knowledge production can be done through many perspectives. This line in itself is true, but this can't be our summary because इस पे किसी भी और चीज की बात नहीं हुई। ये सिर्फ जो हमारा फर्स्ट लाइन था उसका एक पैराफ्रेजिंग है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। The profession's approach has been one of the most relied upon perspective. अब यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है वो ये है मोस्ट रिलाइड अपॉन पर्सपेक्टिव। ऑथर ने यहाँ सिर्फ बात की है प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव की, उसने ये नहीं कहा कि ये मोस्ट रिलाइड अपॉन है या ऐसा कुछ है। सो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड ऑप्शन। प्रोफेशंस अप्रोच एम्स एट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज, जो कि ऑथर ने बिल्कुल यही सेम चीज लिखी थी, बट रिस्ट्रिक्ट्स नॉलेज प्रोडक्शन एज अ फंक्शन ऑफ अ सिलेक्ट फील्ड, जो कि हमने यहाँ देखा था दैट द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल कॉलेजेस, इसी के ऊपर यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट रहता है। तो ये हमारी समरी है और यही ऑप्शन सही है। बट हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या पता हमें उससे बेटर ऑप्शन मिल रही है, उससे बेटर समरी मिल रही है या ये ऑप्शन गलत हो सकता है, तो इससे देखते हैं। प्रोफेशंस अप्रोच फोकसेस ऑन द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है दैट क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पूरे पैराग्राफ में ये तो कहीं बात ही नहीं हुई है, ये एक नया टॉपिक आ गया है। सो ये भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और जो हमारी समरी आ जाती है वो है हमारा ऑप्शन सी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पैराग्राफ। इसे पढ़ते हैं। द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ लैंडस्केप एज अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट फर्स्ट अकर्ड इन यूरोप एंड इज हिस्टोरिकली रिलेटेड to the European conceptualization of the organism, particularly the human body, as a geometric object with parts having a rational three-dimensional organization and integration. अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो लैंडस्केप है उसे एज अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट यूरोप में तब समझा जाने लगा जब ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बॉडी को एज अ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट समझना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ लैंडस्केप,
यानी लैंडस्केप को समझना कब स्टार्ट हुआ? द यूरोपियन आइडिया ऑफ लैंडस्केप अपीयर्ड बिफोर द साइंस ऑफ लैंडस्केप इमर्ज। तो जिससे इससे पहले कि लैंडस्केप का साइंस आता, उससे पहले ही यूरोप में एक आइडिया आ चुका था लैंडस्केप का। And it is no coincidence that Renaissance artists such as Leonardo da Vinci, who studied the structure of human body, also facilitated an understanding of the structure of landscape. तो जो रेनेसांस आर्टिस्ट थे जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने भी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था और उन्होंने हेल्प किया कि हम लैंडस्केप के स्ट्रक्चर को समझें। Landscape, which had been a subordinate background to religious or historic narratives, became an independent genre or subject of art by the end of the 16th century or the beginning of the 17th century. अब इस सब से क्या हुआ कि लैंडस्केप जो कि सबऑर्डिनेट बैकग्राउंड रहता था रिलीजियस और हिस्टोरिक नैरेटिव्स में, एक इंडिपेंडेंट जॉनर बन गया 16th सेंचुरी के एंड तक या 17th सेंचुरी के बिगनिंग तक। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ तक ये सिर्फ एक बैकड्रॉप दे रहा है और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है वो है यहाँ से, दैट इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट जॉनर। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें नीड है जिस इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। द स्टडी ऑफ लैंडस्केप एज एन इंडिपेंडेंट जॉनर वाज एडेड बाय द रेनेसांस आर्टिस्ट। ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लेट्स मार्क इट फॉर फर्दर रिव्यू। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। द 3D understanding of the organism in Europe led to a similar approach towards the understanding of landscape. This line is true, this sentence is true, but ये पूरे पैराग्राफ का एसेंस नहीं कैप्चर कर रहा, क्योंकि इसमें रेनेसांस आर्टिस्ट की बात नहीं हुई, इसमें ये बात नहीं हुई कि ये इंडिपेंडेंट जॉनर बन गया था, तो ये भी यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। Let's come to the third option. The Renaissance artists were responsible for the study of landscape. यहाँ पे वर्ड जो यूज हो रहा है वो है रिस्पॉन्सिबल, जबकि ऑथर ने कहीं भी रिस्पॉन्सिबल तो वर्ड यूज नहीं किया, उसने सिर्फ एक फैसिलिटेड वर्ड यूज किया है, मतलब हेल्प की उन्होंने, ये नहीं लिखा कि रिस्पॉन्सिबल थे वो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लैंडस्केप बिकेम अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एट द टर्न ऑफ द 16th सेंचुरी। ये ऐसा सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट ये सिर्फ एक पैराफ्रेजिंग है लास्ट सेंटेंस की, और ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये हमारी समरी नहीं है, बिकॉज इसमें बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं। तो इससे जो हमारा ऑप्शन सही या जो हमारी समरी आ जाती है वो है ऑप्शन ए, दैट द स्टडी ऑफ लैंडस्केप एज एन इंडिपेंडेंट जॉनर वाज एडेड बाय द रेनेसांस आर्टिस्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पैराग्राफ। The dominant hypothesis in modern science believes that language evolved in humans to exchange factual information about the physical world. The dominant hypothesis मतलब जो ज्यादातर लोग मानते हैं वो ये है कि लैंग्वेज जो इवॉल्व हुई थी वो ह्यूमंस में, वो इसलिए हुई थी ताकि वो सिर्फ फैक्ट्स का एक्सचेंज कर सके। बट एक ऑल्टरनेटिव व्यू, एक अलग व्यू इस डोमिनेंट हाइपोथेसिस से ये है कि लैंग्वेज इसलिए इवॉल्व हुई थी ताकि सोशल बॉन्डिंग हो सके। That an alternative view is that language evolved in modern humans at least to facilitate social bonding. It increased our ancestors' chances of survival by enabling them to hunt more successfully or to cooperate more extensively. अब लैंग्वेज से क्या हुआ कि जो ह्यूमंस थे वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, तो उस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने से आपस में कॉपरेट कर पा रहे थे और जिससे हंट ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे थे, और उससे हमारे ancestors का चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गया था। Language meant that things could be explained and that plants and past experiences could be shared efficiently. अब जो यहाँ तक बात हो रही है उसी को ऑथर आगे इसमें एक्सप्लेन कर रहा है। Now let's come to the options. From the belief that humans invented language. अब यहाँ पे वर्ड जो यूज हो रहा है वो है invented, जबकि ऑथर ने जो वर्ड यूज किया था वो है evolved. सिंस यहाँ पे कोई ऐसा नया वर्ड आ गया है जो कि पैराग्राफ में यूज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा यही एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज ये भी सीख सकते हैं, वो ये है कि आपको कभी कभी पूरा ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं है। सपोज आपने ये वर्ड यहाँ इन्वेंट पढ़ लिया और आपको पता है कि ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ, तो आप ये ऑप्शन वही एलिमिनेट कर सकते हैं। Now let's come to the second option. Most believe that language originated from a need to articulate facts, but others think that it emerged from the need to promote social cohesion and cooperation, thus enabling human survival. ये जो हमारे पैराग्राफ का पूरा क्रक्स है वो है ये, it's perfectly capturing the essence of the paragraph. So this is a summary, but let's still see the next two options. Since its origin, language has been continuously evolving to higher forms. ऑथर ने कहीं भी ये बात तो नहीं की that it is continuously evolving to higher forms, उसने सिर्फ ये कहा कि ये इवॉल्व हुआ था ह्यूमंस के बीच में।
तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ना एक्सपर्ट्स आर चैलेंजिंग द नैरो व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है वो है नैरो व्यू, जबकि ऑथर ने सिर्फ दो चीजें यूज की थी, डोमिनेंट हाइपोथेसिस या फिर एक ऑल्टरनेटिव व्यू। तो अगर कोई नया वर्ड यूज हो गया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है और इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही है या जो हमारी समरी निकल के आती है वो है हमारा ऑप्शन बी, that most believe that language originated from a need to articulate facts, but others think that it emerged from the need to promote social cohesion and cooperation, thus enabling human survival. अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ पे, इसको पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज एन ऑटोमॉर्फी फाउंड ओनली इन आवर lineage and not shared with other branches of our group such as primates. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको दिखेगा कि आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ में आपको कई ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका आपको अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको ये पैराग्राफ समझना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि ऑटोपोमॉर्फी क्या होता है कि कोई ऐसा ट्रेट या कोई ऐसा फीचर जो सिर्फ एक स्पीशीज में पाया जाता है उसको कहते हैं ऑटोपोमॉर्फी। तो लैंग्वेज एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ हमारी स्पीशीज में पाया जाता है और हमसे जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं जैसे कि प्राइमेट्स उनमें भी नहीं होता। We also have no definite evidence that any species other than Homo sapiens ever had language. Again, ये उसी चीज को explain कर रहा है। However, it must be noted straight away that language is not a monolithic entity. यहाँ पे एक और वर्ड आता है monolithic. Monolithic क्या होता है? Monolithic एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ एक ही स्टोन से बना होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की एज अ मोनोलिथिक एंटिटी ये बात हो रही है कि लैंग्वेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बनी हो, but rather a complex bundle of traits that must have evolved over a significant time frame. Moreover, language crucially draws on aspects of cognition that are long established in the primate lineage, such as memory. The language faculty as a whole comprises more than just the uniquely linguistic features. अब लैंग्वेज जो है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक फीचर नहीं है, वो हमारे कॉग्निशन यानी कि हमारा समझना या याद करना इन चीजों पे भी डिपेंड करता है, सच एज मेमोरी। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे और ढूंढते हैं कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। लैंग्वेज अ डिराइव्ड ट्रेट फाउंड ओनली इन ह्यूमन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इन्वॉल्व्स मेमोरी। इसमें कुछ चीजें सही हैं बट कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि इसमें कॉग्निशन की बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। Now let's come to the second option. Language is a distinctively human feature as there is no evidence of the existence of language in any other species. Again यहाँ पे cognition की बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि ये linguistic features है, monolithic entity नहीं है, ऐसा कुछ इसमें बात नहीं हो रही है, तो ये भी option ही हमारा cancel हो जाता है। Now language evolved with linguistic features building on features of cognition such as memory. यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है उसका हमें एसेंस अच्छे से मिल पा रहा है, उसमें पैराग्राफ का जितना भी क्रक्स है वो हमें इस ऑप्शन में मिल रहा है। लेट्स मार्क इट फॉर फर्दर रिव्यू एंड लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। लैंग्वेज इज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म एंटिटी बट द एंड रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन। ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है बट यहाँ पे कॉग्निशन एस्पेक्ट्स की या मेमोरी की बात नहीं हुई, तो जो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है और जो हमारी समरी है वो है ऑप्शन सी, that language evolved with linguistic features building on features of cognition such as memory. So by this we come to an end of our today's video. I hope you liked our video. Best of luck, and you can contact us on Gmail. You can also follow us on Instagram, and if you want to join our Telegram channel, the link is provided in the description box.